नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल डेली नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी और खास जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते कुछ ऐसी ही जानकारियों के बारे में। पहला, दोस्तों क्या आप पॉइंट नीमो के बारे में जानते हैं? यह सभी दिशाओं में सभ्यता से 1000 मील से अधिक की दूरी पर पॉइंट नीमो दुनिया में किसी भी अन्य जगह के विपरीत है। जी हाँ दोस्तों, लोग अक्सर अस्पष्ट रूप से कहीं नहीं के बीच का उल्लेख करते हैं, लेकिन जैसा कि यह पता चला है, वैज्ञानिकों ने वास्तव में यह पता लगाया है कि वह बिंदु कहाँ है। पॉइंट नीमो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान सभ्यता से इतना दूर है कि किसी भी समय उस स्थान के निकटतम मानव अंतरिक्ष यात्री होने की संभावना है। वास्तव में ठीक यही कारण है कि नासा और अन्य वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों ने प्रशांत महासागर में पॉइंट नीमो को गिरने वाले मलबे के लिए अपने पानी के नीचे के अंतरिक्ष कब्रिस्तान के रूप में नामित किया है। और 2031 में जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो वह यहाँ ऐसा करेगा। पॉइंट नीमो को आधिकारिक तौर पर दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव या जमीन से सबसे दूर समुद्र में बिंदु के रूप में जाना जाता है। यह हर दिशा में 1000 मील से अधिक समुद्र से घिरा हुआ है। ध्रुव के निकटतम भूभाग उत्तर में पिटकेर्न द्वीपों में से एक, उत्तर पूर्व में ईस्टर द्वीपों में से एक और दक्षिण में अंटार्कटिका के तट से दूर एक द्वीप है। पॉइंट नीमो के पास कहीं भी कोई मानव निवासी नहीं है और वैज्ञानिकों ने स्थान को नीमो कहना चुना क्योंकि यहाँ कोई नहीं के लिए लैटिन है और समुद्र के नीचे 20,000 लीग से जूल्स वर्ने की पनडुब्बी कप्तान के संदर्भ के रूप में है। स्थान इतना अलग थलग है कि नीमो के सबसे करीबी लोग पृथ्वी पर भी नहीं है। बीबीसी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री किसी भी समय पृथ्वी की सतह से लगभग 258 मील दूर होते हैं। चूंकि पॉइंट नीमो के निकटतम आवासीय क्षेत्र 1000 मील से अधिक दूर है, इसलिए अंतरिक्ष में मनुष्य भूमि की तुलना में दुर्गमता के ध्रुव के अधिक निकट है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी नहीं जिसने सबसे पहले पॉइंट नीमो को सटीक स्थिति की गणना की थी, वह भी कभी यहाँ नहीं आया होगा, क्योंकि पॉइंट नीमो उस स्थान पर स्थित है जिसे विश्व महासागर के सबसे कम जैविक रूप से सक्रिय क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। वाइस के अनुसार वैज्ञानिक आश्चर्यचकित थे जब 1997 में उन्होंने समुद्र के ध्रुव के पास दर्ज की गई सबसे तेज पानी के नीचे की आवाजों में से एक का पता लगाया। ध्वनि को 3000 मील से अधिक दूर पानी के नीचे के माइक्रोफोन द्वारा कैप्चर किया गया था। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के भ्रमित वैज्ञानिक पानी के भीतर इतनी तेज ध्वनि पैदा करने के लिए पर्याप्त बड़ी चीज के बारे में सोचने के लिए नुकसान में थे और रहस्य शोर को द ब्लूप करार दिया। हालांकि विज्ञान फाई के प्रति उत्साही लोगों ने जल्दी से एक स्पष्टीकरण के बारे में सोचा। दूसरा, दोस्तों क्या आप नाज़का लाइन्स के बारे में जानते हैं? नाज़का लाइन्स पेरू में नाज़का रेगिस्तान की मिट्टी में बने जोग्लिफिक्स का एक समूह है। वे 500 ईस्वी पूर्व और 500 सी के बीच रेगिस्तान के फर्श में गड्ढों या उथले चीरों को बनाने, कंकड़ हटाने और अलग रंग की गंदगी को उजागर करने के लिए बनाए गए थे। नाज़का लाइनों की 2 प्रमुख चरण हैं, पराकाश चरण 400 से 200 ईसा पूर्व तक और नाज़का चरण 200 ईसा पूर्व से 500 सी तक। 2020 तक आने वाले वर्षों में ड्रोन के उपयोग से 80 से 100 के बीच नए आंकड़े पाए गए थे। अधिकांश रेखाएं सीधे भूदृश्य पर चलती है, लेकिन वहां जानवरों और पौधों की अलंकारिक डिजाइन भी है। अलग अलग अलंकारिक जोग्लिफ डिजाइन 400 और 1100 मीटर के बीच मापते हैं। सभी लाइनों की संयुक्त लंबाई 1300 किलोमीटर से अधिक है और समूह लगभग 50 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र को कवर करता है। रेखाएं आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती है। वे लाल भूरे रंग के लोहे के ऑक्साइड लेपित कंकड़ की ऊपरी परत को हटाकर एक पीले भूरे रंग के अवभूमि को प्रकट करने के लिए बनाए गए थे। लाइनों की चौड़ाई काफी भिन्न होती है, लेकिन आधी से अधिक 33 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कुछ स्थानों पर वे केवल 30 सेंटीमीटर चौड़े हो सकते हैं। नाज़का की कुछ रेखाएं आकार बनाती है जो हवा से लगभग 500 से 1600 फीट
पर दिखाई देती है। हालांकि वे आसपास की तलहटी और अन्य ऊंची जगहों से भी दिखाई देती है। आकार आमतौर पर एक सतत रेखा से बने होते हैं। सबसे बड़े लगभग 370 मीटर लंबे हैं। इसके अलगाव और पठार के शुष्क हवा रहित स्थिर जलवायु के कारण रेखाओं को ज्यादातर प्राकृतिक रूप से संरक्षित किया गया है। मौसम में अत्यंत दुर्लभ परिवर्तन सामान्य डिजाइनों को अस्थायी रूप से बदल रहे हैं। 2012 तक कहा गया है कि भूमि पर रहने वाले अवैध निवासियों की बाढ़ के कारण लाइनें खराब हो रही है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप डाइसुगी के बारे में जानते हैं? डाइसुगी अन्य पेड़ों के लिए ट्री प्लेटफॉर्म बनाने की जापानी वानिकी तकनीकी है। 15वीं शताब्दी में जापान में क्योटो में डेसुगी नामक बागवानी तकनीक विकसित की गई थी और इसका शाब्दिक अर्थ मंच देवदार है। इस तकनीक का परिणाम एक पेड़ के रूप में हुआ जो एक खुली हथेली जैसा दिखता है जिसमें कई पेड़ उगते हैं। अगर यह पूरी तरह से लंबवत है तो इस तकनीक को क्योटो में अंकुर की कमी को हल करने के लिए साधन के रूप में विकसित किया गया था और इसका उपयोग एक ही पेड़ से लकड़ी की टिकाऊ फसल बनाने के लिए किया गया था। सही किया गया तकनीक वनों की कटाई को रोक सकती है और इसके परिणाम स्वरूप पूरी तरह से गोल और सीधी लकड़ी होती है जिसे तारुकी कहा जाता है, जिसका उपयोग जापानी चाय घरों की छतों में किया जाता है। छोटे सजावटी डेसुगी भी जापान के आसपास मौजूद है, लेकिन उनका रखरखाव महंगा और समय लेने वाला हो सकता है। नीचे कोमोरिजुएन के माली तकनीक को दर्शाते हैं और नीचे छोटे डाइसुगी का जंगल आप देख सकते हैं। डाइसुगी जापानी पेंटिंग का भी विषय रहा है। नीचे हाउसन हिगाशिहरा ने भी इस टेक्निक को अपनाया है। चौथा, दोस्तों, क्या आप खोनोमा गांव के बारे में जानते हैं? खोनोमा एक हरा भरा गांव जो दुनिया को प्रेरित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एशिया का पहला हरित गांव क्षेत्र के निवासियों के दृढ़ संकल्प और पर बनाया गया था जो बस अपने घर की हरियाली बहाल करना चाहते थे। खोनोमा में एक ऐसे समुदाय का एक अद्भुत उदाहरण है जो अपने पर्यावरण के प्रतिफल को बहाल करने के लिए एक साथ आते हैं और एक ऐसी जगह है जिससे दुनिया प्रेरणा ले सकती है। जब लोगों का एक समूह अपना मन बना लेता है तो कुछ भी असंभव नहीं है। भारत में नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 20 किलोमीटर दूर स्थित एशिया का पहला ग्रीन विलेज खोनोमा इसका सटीक उदाहरण है। एक बार लकड़ी की कटाई, शिकार और चारागाह के बड़े पैमाने पर व्यवसायीकरण के कारण पारिस्थितिकी विनाश के करीब। इसे 1993 की शिकार प्रतियोगिता में नागालैंड के राज्य पक्षी 300 रिक ट्रेगोपन की दिल दहला देने वाली हत्या कर दी गई थी ताकि खोनोमा के लोगों को उनकी रक्षा के लिए जगाया जा सके, प्राकृतिक संसाधन और आवास के लिए। खोनोमा की हरी भरी हरियाली को उसके तत्कालीन भूरे अग्रभाग से बहाल करने की इच्छा के साथ अंगामी जनजाति क्षेत्र के प्राचीन निवासियों ने 1995 में खोनोमा प्रकृति संरक्षण और ट्रेगोपन अभयारण्य का गठन किया। एक अभयारण्य के रूप में एक निश्चित क्षेत्र को नामित किया। तब से शिकार और लकड़ी की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निवासियों को स्थायी प्रथाओं के महत्व पर शिक्षित किया गया है और उन्हें कृषि से लौटने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। यह था और कुछ छोटे तरीकों से यह सुनिश्चित करना एक चुनौती थी कि लोग प्रचलित संरक्षण प्रथाओं का पालन करें। खोनोमा के लगभग 3000 ग्रामीणों में से अधिकांश ने संरक्षण के महत्व को समझा है और आत्मनिर्भर कृषि पद्धति में लाभान्वित हुए हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कूड़ा फेंकने के लिए 3000 रुपए प्रति अपराध और 10 रुपए तक के जुर्माने के बाद भी अविचलित रहते हैं। 2005 में गांव को भारत सरकार द्वारा ग्रीन विलेज टैग से सम्मानित किया गया था। पांचवा, दोस्तों, क्या आप चांद को पृथ्वी पर देखना चाहते हैं? अजीब है ना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, जल्द ही दुबई का एक विशाल चंद्रमा के आकार का रिसोर्ट जैसा घर होगा। जब भविष्य के आकर्षण और अपने नाम पर एक और जोड़ने की बात आती है तो दुबई अजेय है। शहर जो पहले से ही अपनी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत अमेजिंग बुर्ज खलीफा के लिए प्रसिद्ध है, जल्द ही चांद के आकार का एक अनोखा रिसोर्ट का निर्माण करके अपनी टोपी में एक और पंख जोड़ेंगे। यह सबसे पहले एक इंजीनियरिंग रत्न के रूप में है। रिपोर्ट की वजह से इस प्रोजेक्ट पर करीब
$5 अरब खर्च होंगे। प्रस्ताव एक कैनेडियन आर्किटेक्चर कंपनी मून वर्ल्ड रिसोर्ट्स इंक द्वारा बनाया गया है और वे इस परियोजना को मून दुबई कह रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि अवधारणा के पीछे 2 निर्माणों में से एक माइकल हेंडरसन ने बताया कि यह एक बड़ी और मनोरंजक इमारत बन रही है। 224 मीटर ऊंचाई और 198 मीटर व्यास वाली इस परियोजना का पूरा होने पर इसमें 4000 लग्जरी आरेख होंगे। इसमें एक चंद्रमा की सतह और चंद्र कॉलोनी जैसा से घेरा होगा। चंद्र कॉलोनी को संसाधनों के भीतर उपलब्ध अंतरिक्ष यात्रियों का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। रिसोर्ट्स की अन्य प्रमुख विशेषताएं स्काई विला शानदार निजी आवास होंगे। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नई नई वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।